साथियों नमस्कार। ग्लोबल ज्ञान चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पटना कलम के बारे में। पटना कलम की शुरुआत 18वीं सदी के मध्य में 2 शतकों तक काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हुई और यह पटना के क्षेत्रों में 2 शतकों तक कंटिन्यू जारी रहा। यह काफ़ी ज़्यादा प्रफुल्लित हुई, बहुत ज़्यादा इसको वृद्धि हुई। आइए पटना कलम का क्षेत्र के बारे में जानते हैं। तो इसका क्षेत्र दानापुर, आरा और पटना के क्षेत्रों में था। इसका विकास मुगल काल के शुरुआत में ही हो गया था और इसकी कलाकार की बात की जाए तो सेवकराम और हुलास लाल थे। इसकी प्रमुख चित्र की बात की जाए तो मछली बेचती हुई स्त्री, लकड़ी काटता हुआ बढ़ई और खेत जोतता हुआ किसान है। यह विशेष रूप से मुगल काल की देन है और यह मुगल काल में अति चरमोत्कर्ष पर था। लेकिन मुगल काल के ही एक ऐसे शासक जो काफ़ी ज़्यादा युद्ध में विलिप्त रहा, वह था औरंगजेब। इन्हें वक्त ही नहीं मिला इन चित्रकारों पर ध्यान देने की, इनको देखने की, परखने की, और यह कंटिन्यू युद्ध में विलुप्त रहने के कारण जो चित्रकार थे उनको जीवन यापन करना काफ़ी मुश्किल हो गया, क्योंकि उसको संरक्षण धीरे धीरे उसका संरक्षण उस राजघराने से, उस मुगल काल के राजघराने से विमुक्त हो जाना लगभग तय था। इसके बाद उन्हें अपनी जीविका को चलाने के लिए बंगाल की ओर रुख करना पड़ा। बंगाल में मुर्शिदाबाद की ओर, और उस वक्त वहाँ के शासक सिराजुद्दौला थे। सिराजुद्दौला को काफ़ी गर्व महसूस हुई मुगल कला को संरक्षण देते हुए, और उन्हें बहुत गर्वान्वित महसूस हुई कि दिल्ली की राजघराने की कला को उन्होंने संरक्षण प्रदान किया। उन्होंने लगभग 30 वर्षों तक संरक्षण तो दिया, लेकिन जैसे ही मराठे और ईस्ट इंडिया कंपनी की आक्रमण हो जाती है, वह भी उस चित्रकार को और चित्र शैली को संरक्षण दे पाना उनके लिए भी काफ़ी मुश्किल हो गया। अंततः चित्रकार की और चित्रकला की, पटना कलम की ठीक वैसे ही हालत हो गई जिस प्रकार औरंगजेब के शासनकाल में हुई थी। अंततः फिर चित्रकार को अपना जीविका चलाने के लिए कोई बाजार या मार्केट ढूंढने की जरूरत पड़ी, और उस वक्त पटना में सोरे का और उद्योगपतियों का एक जमावारा बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हो रही थी, और पटना में अफीम और सोरे का व्यापार काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हुआ, जिस वजह से वहाँ पे उद्योगपति और बहुत बड़े बड़े उद्योगपतियों का निवास स्थान पटना बन गया। और पटना कलम के चित्रकार को एक वैसे ही राजघराना नहीं बल्कि मार्केटिंग की ज़रूरत थी, जहाँ पे उनकी चित्रकार को कोई खरीद सके और उनका जीविका चल सके। अंततः चित्रकारों को यह तलाश पटना में आकर ख़त्म हुई और उनको एक मार्केट मिल गया, जहाँ पे वह अपने चित्रकार को व्यावसायिक रूप दे सके। और यह पटना के वह जगह था जो दीवान मोहल्ला के नाम से जाना जाता था। दीवान मोहल्ला, मच्छर हट्टा और नित्यानंद का कुआं आदि जैसी जगहों पर पटना कलम को फिर से संरक्षण प्राप्त हुआ। वह अपने चित्र को एक बाजार में बेच सकते थे और बाजार का रूप उन्हें मिला। इस चित्रकला का जो काल रहा है वो 18वीं सदी के मध्य से लेकर लगभग 20वीं सदी की शुरुआत तक रहा। इस चित्रकला की शैली का जो प्रारंभिक रूप है वो मुगल शैली और पहाड़ी शैली को स्पष्ट दिखाता है। इस चित्रकला में मुख्य रूप से चिड़ियों का चित्र काफ़ी देखने योग्य है, काफ़ी परखने योग्य है, और आप कह सकते हैं कि इन पक्षियों के चित्रों को देख करके आप यह पता जरूर लगा सकते हैं कि इन चित्रकारों को पक्षियों की विज्ञान शैली, उनकी शरीर की बनावट की पूरी जानकारी रही होगी
क्योंकि इसमें उसके एक एक रोए का स्पष्ट विवरण है, स्पष्ट झलक है। तो आप कह सकते हैं कि इन कलाकारों को वैज्ञानिक तौर पे इनकी गहन जानकारी थी। साथियों, आशा करती हूँ यह वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।